मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहन मिश्रा है। मैं केमिस्ट्री पढ़ ठीक है इसी चैनल पे केमिस्ट्री बाई एके। तो पिछले लेक्चर में मैंने थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, स्मार्ट बोर्ड पे था वो। तो उसमें हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस कर लिया था, जैसे टर्म्स थर्मोडायनेमिक टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया था। सेकेंड हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्टेट फंक्शन, डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, थर्मोडायनेमिक टर्म्स में ना हमने सिस्टम के बारे में भी, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी हमने कवर कर लिया था। स्टेट फंक्शन नेक्स्ट है हमारा। स्टेट फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, उसी बीच में मेरा माइक ऑफ हो गया था चार्ज खत्म करके, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया आगे, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टेट फंक्शन को एक बार और शुरू करते हैं। मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था। एक बार लिखेंगे हम स्टेट फंक्शन। ठीक है, देखो ये वो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, फाइनल और इनिशियल। किस, जैसे मान लो कि तुम ए से बी जा रहे हो, है ना। ए से बी किसी प्रोसेस को लेके जा रहे हो। ए पे जो टेम्परेचर था T1 था, प्रेशर था, वॉल्यूम था V1, और बी था, प्रेशर था P1, और बी पे हो गया T2, V2, P2। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में से कुछ भी चेंज होता है तो हम कहते हैं स्टेट चेंज हुआ। अभी किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, किस प्रोसेस के थ्रू ए से बी में गया, है ना, स्टेट चेंज हुआ ए से बी में, उस प्रोसेस के, उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे आगे, शायद हमने पढ़ा भी था, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फिर से एक बार और हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस के बारे में, और सारे प्रोसेसेस में बारी बारी से जितने भी एनर्जी टर्म्स होते हैं ना, हम उन एनर्जी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे स्टेट फंक्शन है, तो ये ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम लिख देते हैं अ फंक्शन और वेरिएबल, अ फंक्शन और वेरिएबल whose value whose value depend only on depend only on present state, present state किस स्टेट में है, state of system, state of system, and it is independent of, and it is independent of its past, पहले क्या था, and path used, and path used to arrive एट प्रेजेंट, यानी कि अभी जिस स्टेट में है वो किस पाथ से अभी तक पहुंचा इस स्टेट में, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अ फंक्शन और वेरिएबल जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, उस वैल्यू डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या था उससे मतलब नहीं है, एंड पाथ यूज टू अराइव एट प्रेजेंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पे सिर्फ डिपेंड करेगा, यानी कि पहले ये किस स्टेट में था उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि अभी इसका क्या स्टेट है। ठीक है, इस वजह से हम ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है। जैसे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है तुम्हारे पास, है ना। अब डेल्टा टी जो टेम्परेचर किसी स्पेसिफिक स्टेट पे तुम बात करोगे ना कि 50 डिग्री सेल्सियस है या फिर 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो वो किसी फिक्स्ड स्टेट पे तुम बात करो तो वो स्टेट फंक्शन है। लेकिन अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। बेसिकली ये क्या है, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो ये है क्या फिर, इट इज चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि ये तो अभी पे डिपेंड कर ही रहा है और पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि पहले क्या था, तुम डेल्टा टी को क्या लिखोगे? डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको तुम लिखते टीएफ, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि चेंज इन स्टेट फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो हम कह देंगे चेंज इन स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि एज इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट, अभी के स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट के स्टेट पे भी, यानी कि इनिशियल वाले स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको क्या कह देंगे बोलो? इसको हम कह देंगे change in state function. It is not a state function, it is not a state function, it is change in state function। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। हम ना स्टेट फंक्शंस को और क्या कहते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि एग्जांपल्स हम इसके लिख लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों स्टेट फंक्शन हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेट फंक्शन, लेकिन अगर हम डेल्टा लगा दें तो वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है और अभी की स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दो चीजों पे, यानी कि पास्ट के भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टेट फंक्शन को। अगर वो पास्ट पे डिपेंड कर रहा है तो स्टेट फंक्शन नहीं होगा, चेंज इन स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारे क्या हैं? प्राइवेट हाउस, देख रहे हो? तो ये ट्रिक व्रिक नहीं है कुछ, ध्यान रखना है इन सारी चीजों को, हम लोग बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? पाथ फंक्शंस हो गए। कोई दिक्कत अभी तक? अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं और पास्ट के भी इंडिपेंडेंट, पाथ और पास्ट दोनों के इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम लोग पाथ फंक्शन लिखते हैं। पाथ फंक्शन क्या होता है? सेकंड है हमारा स्टेट फंक्शन, उसके बाद सेकंड है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में लिखेंगे, देखो, अ फंक्शन और वेरिएबल जो पाथ डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड करे, और वेरिएबल, और वेरिएबल whose value whose value depends on not only not only initial and final but but also depend path followed, also depend on path, also depend on path followed to arrive on present। ठीक है, तो अभी क्या है, उस पे पहुंचने के लिए कौन से पाथ का यूज किया है? डिपेंड्स ऑन पाथ, ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू डिपेंड करता है पाथ पे और इनिशियल एंड फाइनल, नॉट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल बट ऑल्सो ऑन पाथ, है ना, ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, तो इनिशियल, फाइनल और पाथ पे जो डिपेंड करे उसे क्या कह देते हैं हम लोग? पाथ फंक्शन। तो दो पाथ फंक्शन हमें मिलेंगे जीवन में, दो ही पाथ फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे, एक तो वर्क और दूसरा है हीट। हीट को हम लोग स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तुम लोग को पता ही है, फिजिक्स में वर्क डन पढ़े ही हो, वर्क एनर्जी पावर, उसमें डब्ल्यू से वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं स्टेट फंक्शन के जिससे हमें पता चलेगा कोई गिवन फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन और नो। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन।
देखिए पहला बात करते हैं हम, अगर मान लेते हैं इफ एक फाई है जो कि स्टेट फंक्शन है, इफ फाई इज अ स्टेट फंक्शन, हम उसको फाई से रिप्रेजेंट कर, तुम ए से रिप्रेजेंट कर दो, बी से रिप्रेजेंट कर दो। इफ फाई इज अ स्टेट फंक्शन, अगर ये एक स्टेट फंक्शन है ना, तो बताइए किसको फॉलो करेगा? देन देन ए से बी तक का इंटीग्रेशन, ए से बी तक का इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, चेंज इन फाई, इज इक्वल्स टू फाई बी माइनस फाई ए। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करेगा। फाइनल मतलब ए से बी तक के लिए अगर हम चेंज उसमें निकालेंगे तो सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? ए सिचुएशन में क्या है उसका फाई, और बी सिचुएशन में उसका स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या है? फाई इज अ स्टेट फंक्शन, फाई का वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। सेकंड पॉइंट देखो, अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है, इफ फाई इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि सारे स्टेट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, देन साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब फाइनल और इनिशियल, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से फिर वापस ए पे आ गया, तो साइक्लिक प्रोसेसेस में जो भी चेंजेस होती हैं उसको हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल से शो करेंगे। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रल, ऐसे इंटीग्रल का साइन उस पे गोला, है ना, बन गया साइक्लिक इंटीग्रल। तो तुम क्या कर रहे हो? डी फाई निकाल रहे हो साइक्लिक इंटीग्रल में, ए से बी, और साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है कि इनिशियल जिस पे था फाइनल भी वहीं पे आकर रुक गया, तो उसमें चेंज क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शंस के लिए जीरो हो जाएगा, लेकिन जो पाथ फंक्शंस थे उसमें नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो उनके प्रॉपर्टीज ठीक इसके उलट हो जाए। जो इसको फॉलो ना करे, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव फ्रॉम ए टू बी, इसको फॉलो ना करे, वो क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। दूसरा चीज, अगर उस किसी चीज का कोई मतलब कोई वेरिएबल स्टेट फंक्शन है और उसका साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो है, मतलब सॉरी, अगर कोई फाई स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक है ना, समझ रहे? आगे आते हैं, तीसरा पॉइंट, थर्ड, देखो, इफ a is the function of x comma y, a is the function of x comma y is a state function, तो इसका मतलब है a, अच्छा इस चीज का मतलब क्या समझते हो? पहले तो हम इसको मार्क कर देते हैं कि ये साइक्लिक इंटीग्रल है, ये जो सिंबल है ये साइक्लिक इंटीग्रल का है। ठीक है, मतलब वो जो इंटीग्रेशन पे गोला दिया है ना हमने, वो साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल है। तो अगर तुम बात करते हो a एक स्टेट फंक्शन है और वो x और y पे डिपेंड करेगा, तो हम उसको कह देते हैं a इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब है a डिपेंड्स ऑन, मतलब वैल्यू ऑफ a डिपेंड्स ऑन, मैथ्स वाले बच्चे ये समझते हैं, वैल्यू ऑफ a डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? x कॉमा वाई। इस इस टर्म का मतलब क्या हुआ? a इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसका ये मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ a किस पे डिपेंड करेगा? x और y पे डिपेंड करेगा, तो ये एक स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन। देन डिफरेंशियल फॉर्म, अब हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म को कैसे लिखेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ a कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म को, देखिए आ गया। तीनों पॉइंट ध्यान देना। पहला पॉइंट कि अगर एक स्टेट फंक्शन है, a इज फाई इज अ स्टेट फंक्शन, इसका मतलब उसका a से b तक का इंटीग्रेशन वाला साइन, यानी कि b पॉइंट पे क्या फाई है, फाइनल पॉइंट पे, माइनस इनिशियल पॉइंट पे फाई क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू जीरो। इफ a इज द फंक्शन ऑफ x एंड y और ये एक स्टेट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, आइए देख। जैसे मान लो कि डी ए डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है ए का, तो हम लिखेंगे चेंज इन ए इज इक्वल्स टू डेल ए
अपॉन डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट इनटू dx। डेल नया टर्म दिख रहा है, ये जेई में आता है। नीट वाले बच्चों इस पे ध्यान मत देना, है ना। नीट वाले बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन में बस तुम पहला दो पॉइंट याद रखना कि अगर स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल पे ए और बी पॉइंट पे डिपेंड करेगा, है ना। मतलब ए पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगा और बी पॉइंट पे वो पहुंच रहा है फाइनली, तो बी पॉइंट पे जो वैल्यू होगा माइनस ए पॉइंट वाले वैल्यू कर देना, बस तुम्हारा काम वही करता है। थर्ड पॉइंट जेई वाला, एक्सक्लूसिवली फॉर जेई, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर जेई वाले। तो इसका वैल्यू अगर हम लिखें, देखो एक स्टेप और करेंगे इसमें। एक एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमने लिख लिया, तो डेल ए अपॉन डेल वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट इनटू डी वाई। अब समझते हैं इसमें एक एक टर्म का मतलब। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन तुमने शायद स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन देखा होगा। स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई। याद है क्या स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन? तो उसमें जो साई था, सॉरी डेल था, वही डेल है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हमें ए का, सिर्फ उसमें जो एक्स वाले टर्म्स होंगे, ए का डिफरेंशिएशन करना है कौन से वाले टर्म्स का, एक्स का, और जो वाई वाले टर्म है उनको कांस्टेंट मान लेना है। ए का डिफरेंशिएशन प्लस हम करेंगे, प्लस करेंगे, ए का डिफरेंशिएशन सिर्फ उसमें वाई वाले टर्म का और एक्स वाले को कांस्टेंट मान लेंगे, इनटू कर देंगे चेंज इन वाई, यहाँ पे इनटू कर देंगे इनटू चेंज इन एक्स। उम्मीद है कि समझ में आ गया है। चलो, तो हम एक बार लिखते हैं, सारे टर्म्स को एक बार लिखते हैं। जैसे डीए का मतलब क्या है, टोटल चेंज इन, टोटल चेंज इन ए ड्यू टू चेंज इन एक्स एंड वाई। तो दो वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है, ए का वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि ए का मतलब क्या है, इसमें डीए का मतलब है टोटल चेंज इन एक्स। क्या? टोटल चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के वैल्यू में जो भी चेंज हो रहा है उसके वजह से ए में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि ए दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। ए अगर स्टेट फंक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई। अब अलग अलग स्टेट फंक्शंस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसको हम कहते हैं यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। इसका यूज सिर्फ हम पता है किस चीज के लिए करेंगे, इसका यूज हम लोग करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए। इसका हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करेंगे। डेरिवेशन, एक और टर्म आता है यूलर्स थ्योरम में, एक और पार्ट आता है, उसको भी देखेंगे। चलो देखो, यूलर्स थ्योरम अभी खत्म नहीं हुआ, तो ए का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। इसका मतलब क्या है, ए का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली कीपिंग वाई कांस्टेंट। इसका मतलब ये है ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो हम लिखते हैं इन सारे टर्म्स को, डेल ए बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, डेल ए बाई डेल एक्स का मतलब है बाबू चेंज इन, और यहाँ पे बाहर में जो y लिखा हुआ है इसका मतलब है चेंज इन a विथ रिस्पेक्ट टू या फिर ड्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। यानी कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर देखो एक और टर्म है डेल a बाई डेल y कीपिंग x कांस्टेंट। इसका भी मतलब वही हुआ चेंज इन a विथ रिस्पेक्ट टू, WRT लिख देते हैं शॉर्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग, कीपिंग x कांस्टेंट। सही है क्या? कीपिंग x कांस्टेंट सही है क्या, बोलो। ठीक है,
तो डेल ए बाई डेल एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, डेल ए बाई डेल वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे और फिर इसमें dx और dy का मतलब क्या है, dx और dy भी दिख रहा है ना, यहाँ पे dx है dy है। तो dx और dy तुमको पता है चेंज इन, dx क्या है, चेंज इन x, चेंज इन x, और dy क्या है, चेंज इन, चेंज इन y, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा चेंज इन a विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन x से, और जो भी वैल्यू आएगा डेल a बाई डेल y कीपिंग x कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन y से, ठीक है। तो ऐसा करके हम चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि कोई अगर स्टेट फंक्शन है तो उसके फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं फटाफट। जैसे a अगर एक स्टेट फंक्शन है, बताओ अगर a एक स्टेट फंक्शन है और वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ a कैन बी रिटन एज ऐसे, तो dA is equals to del a by del x keeping y constant into dx plus del a by del y keeping x constant into dy। ये बार बार आएगा जब जब हम किसी चीज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, किसी स्टेट फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, एंथैल्पी का फॉर्मूला है, ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला और एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इन चारों स्टेट फंक्शंस के फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे, देखना आएगा आगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे और हर बार जब जब आएगा तब तब हम फिर से एक बार रिकैप दे देंगे इस फॉर्मूले, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि कोई गिवन फंक्शन स्टेट फंक्शन है या नहीं। टू चेक, ये प्रॉपर्टी ही है, अभी भी हम प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं स्टेट फंक्शन का, एक बार और रिवाइज करा देंगे। वेदर, टू चेक वेदर अ गिवन, whether a given function a is the function of x comma y is a state function or not, is a state function और नॉट। हमें पता करना है कि a जो गिवन है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है और वो एक स्टेट फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूलर्स थ्योरम। क्या, यूलर्स थ्योरम। पिछला वाला भी यूलर्स थ्योरम ही था, उससे हम डेरिवेशन करते हैं। इस वाले यूलर्स थ्योरम से हम पता करेंगे, इस वाले यूलर्स थ्योरम से हम पता करेंगे कि गिवन फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट। तो देखो अगर a एक स्टेट फंक्शन होगा, इफ a इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y, x कॉमा y इज अ स्टेट फंक्शन, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो स्टेट फंक्शन है, उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो ठीक है, इफ a इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ स्टेट फंक्शन, तो हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि a एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो देखो क्या करोगे तुम ना, पहले a का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, और उसके बाद जो वैल्यू आए ना उसका डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, ठीक है। और इधर देखो पहले a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन करना कीपिंग y कांस्टेंट। उम्मीद है कि ये बात क्लियर है, उम्मीद है कि ये बात क्लियर है, आप समझ चुके हैं इस बात को। तो ऐसा करके हम कोई भी स्टेट फंक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं कि स्टेट फंक्शन है या नहीं है। अब इनमें जो गिवन टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का मतलब देख लेते हैं। जैसे इस वाले पार्ट का मतलब क्या है, हम हाईलाइट ही करते हैं इसको, है ना, हाईलाइट करते हैं। इस वाले पार्ट का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा सा समझना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, जो भी वैल्यू इसके डिफरेंशिएशन से आएगा ना उसको सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन
ऑफ आउटकम, जो भी वैल्यू आएगा आउटकम with respect to y keeping x constant, keeping x constant। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर भी क्या हो जाएगा फिर हमारा, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, यही है ना इसका मतलब। तो हम लोग भी अब तो लिख सकते हो ना इधर के लिए, एक बार ट्राई करना खुद से, है ना, बिना देखे पॉज कर लो और ट्राई करना यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटकम, जो भी उस ब्रैकेट का आउटकम होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट रख के उसके रिस्पेक्ट में हम, सॉरी x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जो भी आउटकम आएगा यहाँ से, जो भी आउटकम आएगा ना, इसका जो भी वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन के बाद उस आउटकम का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, देखो ध्यान दे दो थोड़ा सा, जो पहले ब्रैकेट के अंदर था, यानी कि इस वाले पार्ट में हमने x के रिस्पेक्ट में a का डिफरेंस बाहर, इसमें y बाहर है, y के रिस्पेक्ट में पहले बाद में कर रहे हैं, और इसमें पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब ठीक उल्टा हो रहा है दोनों साइड। और इनका वैल्यू अगर इक्वल आता है, इन दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है, तो हम उसे क्या कह देंगे कि वो स्टेट फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कह रहे हैं क्या कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है कि prove that volume occupied by 1 mole of ideal gas, prove that volume occupied by 1 mole of ideal gas is a state function। चलिए देखते हैं, हम तो नादान बालक हैं, हमें क्या पता कि स्टेट फंक्शन है या नहीं। तो हमारे पास यूलर थ्योरम है ना रे दादा, यूलर थ्योरम का यूज करेंगे, पता करेंगे। तो तुम्हें पता है कि वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन होता है, चलो लिखते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, यानी कि पी वी इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा मोल तो हमने 1 रख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल, तो क्या रखोगे, V इज इक्वल्स टू आर टी, 1 आर टी अपॉन पी, यानी कि क्या, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ P कॉमा टी लिख सकते हैं हम, बोलो इस इक्वेशन को देखते हुए किन चीजों पे वॉल्यूम का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, T और P पे, तो हमने लिख दिया वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ P एंड T, ध्यान रहेगा, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सॉरी फॉर्मूला डिराइव नहीं, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक स्टेट फंक्शन है भी या नहीं। चलिए, तो हमारे पास है v is the function of p and t, तो हमारे पास जो वैल्यू आया ना, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये है वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो इक्वेशन था, जैसे मान लो कि v is the function of r, सॉरी t and p, तो पहले हम वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू p कीपिंग t कांस्टेंट, और फिर जो वैल्यू आएगा उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग p कांस्टेंट, समझ रहे हो क्या, इज इक्वल्स टू हो जाए डेल अपॉन डेल p, और ब्रैकेट में आ जाएगा इस बार डेल v अपॉन डेल t कीपिंग p कांस्टेंट, और बाहर में कीपिंग t कांस्टेंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, चलो देखते हैं आगे। तो v का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू p, v इज इक्वल टू क्या है, आर टी अपॉन पी, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल आर टी अपॉन पी अपॉन डेल पी, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू आ जाएगा, तुम्हारे पास जो कौन जो वेरिएबल है ना इक्वेशन में, क्या वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे p दिख रहा है क्या, और तुम्हें p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, p इनवर्स में है,
P इनवर्स में -1 है उसका पावर, तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो -1 करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, जो भी वेरिएबल होता है। तो P सिर्फ वेरिएबल है, हमें यहाँ पे T को कांस्टेंट रखना है ना, पहले वाले टर्म में हमें T को कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा RT अपॉन P का पावर 2। अच्छा, तो -1 पहले से था तो -1 आगे भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, डिफरेंशिएशन रिवाइज करना फिजिक्स में और उसके बाद इसको देखना। क्लियर है क्या डिफरेंशिएशन, क्लियर है क्या? देखो हम एक बार लिखते हैं फिर से, थोड़ा सा हम डिटेल में लिखते हैं फिर मिटा देंगे, देखना यार। आर टी पी का पावर -1 है। अब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डीपी, विथ रिस्पेक्ट टू डीपी। तो आर टी तो कांस्टेंट है ना, आर टी को तो बाहर निकाल देना, पी का पावर -1 इंटू डी अपॉन डी पी। ठीक है, डी लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डी के टर्म्स में तुमने पढ़ रखा है, डेल के टर्म्स में नहीं पढ़ा है। तो देखो ध्यान दो, पढ़ा भी होगा क्या पता है, फिजिक्स मैथ्स में तो तुमने पढ़ा ही होगा। तो देखो ध्यान दो, ऐसा हुआ। अब देखो जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर क्या करते हैं, -1 करते हैं क्या? जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर -1 और जो पावर पहले से होता है उसको आगे लाके मल्टीप्लाई करते हो क्या? तो ये हो गया, यानी कि आर टी का पावर माइनस आर टी का पावर पी का पावर -2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस आर टी अपॉन पी का पावर 2 लिख सकते हो क्या? बोलो, डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन। चलो ठीक है, चलो। उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन क्लियर है और डिफरेंशिएशन तुम लोग को आता है, हम ऐसा मान के, ठीक है। चलो, गलत तो नहीं मान रहे ना हम, उम्मीद है कि सही मान रहे। चलो देखो, डेल आर टी अपॉन डेल पी हमने किया, तो हमारा वैल्यू आया माइनस आर टी अपॉन पी का पावर 2। अब हमें टी के रिस्पेक्ट उसको, तो यह है माइनस आर टी अपॉन पी का पावर 2 बाई डेल टी, कीपिंग पी कांस्टेंट, पी को हम नहीं छेड़ेंगे, और टी का पावर इस बार 1 है, तो 1 माइनस 1 करोगे ना, पावर 1 है। टी का पावर कितना है, 1 है, डिफरेंशिएशन करते तो पावर घटता है ना, तो ये आ जाएगा माइनस आर अपॉन पी का पावर 2। यानी कि एक साइड का तो फाइनल वैल्यू आया, जैसे अगर हम इसको एलएचएस कहें, एलएचएस वाला हमने सॉल्व किया है, अब आरएचएस वाले को सॉल्व करते हैं, आरएसएस नहीं, आरएचएस, आरएचएस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। तो v का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, v का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लिखते हैं यहाँ पे डेल v अपॉन डेल p, कीपिंग कीपिंग t, सॉरी t करना है ना, t के रिस्पेक्ट में, पहले तो हमने p के रिस्पेक्ट में ही किया था, t के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे t है, कीपिंग p कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा v का वैल्यू कितना था, rt अपॉन p, तो rt अपॉन p का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, rt अपॉन p का डिफरेंशिएशन करोगे, p को कांस्टेंट रखते हो तो आ जाएगा r अपॉन p। अब तुम्हें p के रिस्पेक्ट में करना है, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, कीपिंग t कांस्टेंट, तो चलिए करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये आया डेल आर पी, आर अपॉन पी अपॉन डेल पी, कीपिंग t कांस्टेंट, तो द p का पावर -1 है, -1 आगे आएगा, ऊपर आ गया r, नीचे आ गया p का पावर 2, तो ये बन गया क्या, माइनस आर का अपॉन p2, p का पावर 2। तो देखो दोनों साइड RHS इक्वल्स टू LHS हो गया, यानी कि यूलर्स थ्योरम को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यूलर्स थ्योरम को, इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया इधर, इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया इधर, दोनों साइड के वैल्यूज कैसे आ गए, माइनस आर अपॉन पी का पावर 2, इसका मतलब वॉल्यूम, 1 मोल वॉल्यूम के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम इज द स्टेट फंक्शन, इज द स्टेट फंक्शन, प्रूवन, प्रूव्ड। तो हम कह देते हैं RHS is equals to LHS, RHS is equals to LHS, इसका मतलब है कि यहाँ पे यूलर्स थ्योरम को यूज करके इसका मतलब ये है कि ये स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल आइडियल गैस
लिख देते हैं वॉल्यूम occupied by 1 mole ideal gas is a state function, is a state function. क्लियर है ये बात? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन। उम्मीद है कि क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरियस प्रोसेसेस जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग जगह पे यूज करना है। उम्मीद है कि ये बात क्लियर है ना? एक बार तुम लोग खुद से करना, और नहीं हुआ तो देखना, एक बार पॉज करके क्वेश्चन जब हम लिखे थे ना उसी टाइम पे पॉज, एक बार और पीछे जाओ, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं हो तो 2x करो, वापस देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वेरियस प्रोसेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस प्रोसेसेस। प्रोसेसेस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तुमने फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस सेम है, सब कुछ सिमिलर है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे क्योंकि तुमने फिजिक्स में ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है। तो पहला हो जाएगा आइसोथर्मल। पहला हो जाएगा आइसोथर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेसेस को, अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा, एंड मोल्स भी सारे प्रोसेसेस में कांस्टेंट रखेंगे। हम कभी भी ना मोल्स को गायब, कम या ज्यादा नहीं करते किसी भी प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम ना मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं किसी भी प्रोसेस में। जैसे सेकंड हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसमें, है ना, कांस्टेंट टी। तो डेल्टा टी बताओ कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो, है ना बाबा, जीरो हो जाएगा, काहे कि कांस्टेंट है ना टेम्परेचर, तो चेंज कैसे आएगा? तो चेंज भी फाइनली जितना था, इनिशियली जितना था उतना ही फाइनली भी रहेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल वाला टेम्परेचर इक्वल। क्लियर है ना? सेकंड देखो, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर, एंड मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो बताओ डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। एक और काम कर सकते हो तुम, ये बताओ पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। तुमने टी कांस्टेंट रखा, आर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो बताओ पी वन वी वन इज इक्वल्स टू, इसको हम कांस्टेंट कह दे क्या? तो बताओ पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू हो जाएगा ना? कब? कब ऐसा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में। सिमिलरली हम आइसो बारीक में देखते हैं, तो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, यानी कि V अपॉन टी इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी। और एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट और पी भी कांस्टेंट। यहाँ पे देखो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट और पी भी कांस्टेंट, इसका मतलब V अपॉन टी इज अ कांस्टेंट। तो V1 इनिशियल वाला, T1 इनिशियल वाला इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये बात सही है क्या? इसको शायद चार्ल्स लॉ कहते हैं हम लोग, और पहले वाले को बॉयल्स लॉ कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, है ना? हम लोग अभी काम की बात देखते हैं। थर्ड है, हमारे काम की बात है ना? थर्ड है आइसोचोरिक। आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस पता है क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट V एंड मोल्स, मोल्स भी कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। चेंज इन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? आइसोकोरिक। फोर्थ है हमारे पास, अब यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो वो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P अपॉन T, P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, P इज इक्वल्स टू NRT से ही आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो फोर्थ है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है। हीट एक्सचेंज ये अलग ही है थोड़ा सा, इसको हम डिस्कस करेंगे। हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और फोर्थ हमारा, फिफ्थ है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन दो प्रोसेसेस को हम कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। इन दो प्रोसेसेस को हम
कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ लेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो 6299459817। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी डाउट्स होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक तुम पढ़ना चाहते हो मेरे से, तुम मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल डाउट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल।